हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 10वीं क्लास के इतिहास का दूसरा पार्ट, प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताओं में चीन की सभ्यता। इस वीडियो में मैं आपको चीन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ उस समय कैसी थी उस विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताओं में आज हम पढ़ेंगे चीन की सभ्यता। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसका परिचय। चीन की जो प्राचीन सभ्यता है उसका विकास 3000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस सभ्यता का जो उदय हुआ वो नदियों के आसपास हुआ। कौन सी नदियों के आसपास? सिक्यांग, हवांग-हवो और वांग-हवो नदियों के आसपास। इन नदियों में बाढ़ आने के कारण चीनी लोग इन्हें क्या मानते थे? विपत्ति मानते थे। लेकिन इन्हीं नदियों के कारण जो है इस सभ्यता का विकास हुआ। चीनी जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार फूसी चीन का पहला सम्राट था जिसने 2852 ईसा पूर्व से लेकर 2738 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसने चीनियों को क्या सिखाया? उसने चीनियों को घर बनाना, शिकार करना, जानवर पालना सिखाया। और यही कार्य क्या है? यही कार्य सीखकर जो है चीनी सभ्यता की नींव पड़ी। आगे जो आता है वो क्या है? चीन का दूसरा सम्राट सेन नुंग को माना जाता है। उसने चीनियों को क्या सिखाई? उसने चीनियों को खेती करना सिखाया। चीन का जो तीसरा सम्राट माना जाता है वो है हुआंग टी। इसे पीला सम्राट भी कहा जाता था। इसने महासम्राट की जो उपाधि है वो धारण की। इसने क्या किया था चीन में? इसने जो छोटे छोटे भूभाग थे चीन के अंदर उनको इकट्ठा करके और एक संयुक्त चीन बनाया तथा अपने साम्राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। इसने क्या किया? पूरे चीन को इकट्ठा करके उसमें उन्नति के कार्य किए और इस चीन को जो है उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। इसके बाद यहाँ विभिन्न राजवंश क्रमशः हाशिया वंश, सांग वंश, चाउ वंश, चीन वंश ने शासन किया। आइए अब कर लेते हैं चीन की जो सभ्यता है उसके परिचय को याद आसानी से किस प्रकार करें। तो याद करने का जो तरीका है वो देखिए। सबसे पहले सभ्यता का उदय, फिर हम लिखेंगे कि इसकी जो सभ्यता का उदय है वो नदियों के आसपास हुआ। कौन सी नदियों के आसपास हुआ? सिक्यांग, हवांग-हवो और वांग-हवो। फिर जो पहला सम्राट बना कौन सा बना? फूसी। इसने क्या सिखाया? घर बनाना, शिकार करना और जानवर पालना। उसके बाद आता है दूसरा सम्राट, वो कौन था? सेन नुंग। उसने क्या सिखाया? खेती करना सिखाया। उसके बाद आता है तीसरा सम्राट जिसने अपने आप को क्या है महासम्राट की उपाधि दी। उसका क्या नाम था? हुआंग टी और उसे पीला सम्राट भी कहा जाता था। इसने क्या किया? छोटे छोटे भूभागों को मिलाकर पूरे चीन को एक संयुक्त चीन बनाया। और उसके बाद जो वंशों ने शासन किया वो थे हसिया वंश, सांग वंश, चाउ वंश और चीन वंश। आगे पढ़ते हैं चीन की सभ्यता की शासन व्यवस्था। इसमें क्या है? सबसे पहले राजा होता है। राजा को चीन में वांग कहा जाता था। वह स्वेच्छाचारी होता था। स्वेच्छाचारी क्या होता है? स्वेच्छाचारी होता अपनी इच्छा से कार्य करने वाला, तो अपनी मर्जी से कार्य करता था। वह सबसे बड़ा न्यायाधीश और पुरोहित होता था, मतलब वह स्वयं ही न्याय करता था और वह स्वयं ही पुरोहित था। प्रजा उसे पिता समझती थी और ईश्वर पुत्र कहकर पूजा करती थी। सारी प्रजा उसे क्या समझती थी? पिता समझती थी और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब ईश्वर का पुत्र कहकर उसकी पूजा करती थी। अब आता है मंत्री परिषद। वांग ने शासन के लिए मंत्री परिषद का गठन किया हुआ था। किसका? मंत्री परिषद का। ये क्या होती है? इसमें मंत्री होते हैं और मंत्रियों का एक समूह होता है। ठीक है। वांग के दिन 4 मंत्री होते थे जो प्रशासनिक कार्यों में परामर्श देते थे। जितने भी प्रशासन के कार्य होते थे ये उसमें सलाह देते थे। इसके अतिरिक्त 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद भी थी। इनके अलावा एक 6 सदस्यों की कार्यकारिणी यानी कार्यों को करने वाली परिषद भी थी, जैसे लोक सेवा समिति, वित्त समिति, संस्कार उत्सव समिति, युद्ध व रक्षा समिति, न्याय समिति व सार्वजनिक समितियां भी इसके अंदर थी। आगे आती है प्रांतीय शासन व्यवस्था। मतलब प्रांतीय शासन व्यवस्था क्या है कि जैसे अपने यहाँ राज्य हैं तो उसी तरह वहाँ पे प्रांत होते थे और 2-3 हीन क्या होते थे? गांव का समूह, यानी 2-3 गांवों का जो समूह होता था उसके ऊपर क्या फू बनता था? फू मतलब प्रांत बनता था। गांव के समूह के ऊपर क्या बनता था? प्रांत बनता था। प्रांतों को सेंग कहा जाता था। यहाँ छोटे छोटे गाँव और नगर थे जिनकी शासन व्यवस्था राजा द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश और राज्यपाल चलाता था। क्या होता था कि जो छोटे छोटे गांव थे और क्या थे? नगर थे, उनकी जो भी शासन व्यवस्था थी उनको कौन चलाता था? उनको राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश और राज्यपाल चलाता था।
आगे हम पढ़ते हैं चीन की सभ्यता की आर्थिक दशा। आर्थिक दशा मतलब वो चीन वाले जो व्यक्ति थे वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, कैसा उनके पास पैसा आता था। तो सबसे पहले आता है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन चीनी लोगों का मुख्य कार्य था, मतलब मेन काम में क्या आता है, कृषि और पशुपालन। यहाँ बाजरा, चावल, गेहूं और फलों की खेती की जाती थी। उपजाऊ भूमि पर 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। इस व्यवस्था को चिंगतियेन प्रणाली कहा जाता था, मतलब 9 परिवारों का समूह एक जगह जब खेती करे तो उसको चिंगतियेन प्रणाली कहा जाता था। आगे आता है उद्योग धंधे। चीन में उद्योग धंधों का आश्चर्यजनक विकास हुआ। मैंने आपको पहले बताया था कि चीन के अंदर क्या था, उद्योग धंधे काफ़ी विकसित नहीं थे, लेकिन एकदम से आश्चर्यजनक बदलाव हुआ और इन उद्योग धंधों में बहुत विकास हुआ। चीन का जो मुख्य व्यवसाय था वो था रेशम का उद्योग। रेशम आप सभी को पता है, रेशम के कीड़े होते हैं और उनसे जो है रेशम बना के और वस्त्र बनाए जाते हैं। ये काफ़ी महंगे होते हैं। चीनियों का एक अन्य व्यवसाय था मछली पकड़ना, वो मछली भी पकड़ते थे। चीन में लोग वंशानुगत रूप से व्यवसाय करते थे। वंशानुगत क्या होता है कि जैसे राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, ऐसे सुनार का बेटा सुनार, मतलब वंश के अनुसार कार्य करने की जो प्रथा होती है उसे वंशानुगत कहते हैं। उसी के अनुरूप वहाँ के लोग व्यवसाय करते थे, काम करते थे, और अगर कोई इसे बदलना चाहता तो उसे पाप समझा जाता था। आगे हम पढ़ते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। सम्राट जो शी हुयांग टी थे, उन्होंने क्या किया कि व्यापार के विकास के लिए चीन में सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों के माध्यम से ही व्यापार होना सरल हो गया। दूसरा है, यहाँ व्यापारियों के संघ बने हुए थे जो विदेशों से ऊन, तंबाकू, शीशा, कीमती पत्थर मंगवाते थे और चीनी मिट्टी के बर्तन, बारूद व ताश विदेशों में भेजते थे। मतलब उस समय भी क्या होता था, व्यापारियों के संघ बने हुए थे और वो विदेशों से आयात और निर्यात करते थे। आगे आता है चीन की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्या है कि जो चीनी समाज में शिष्टाचार और नम्रतापूर्ण व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। किसको महत्व दिया जाता था? शिष्टाचार और नम्रतापूर्ण व्यवहार को। चीनियों के अनुसार संसार के जो निर्माता हैं वो कौन है? पानकू हैं, और उन्होंने क्या किया, 4 वर्ग बनाए हुए हैं। प्रथम वर्ग में क्या आते हैं? मंदारिन आते हैं, जिसमें विद्वान, अध्यापक और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आते थे। किसमें? मंदारिन में। दूसरा वर्ग किसका था? दूसरा वर्ग था किसानों का। और तीसरे वर्ग में आते थे कारीगर। कारीगर कौन? मजदूर। और चौथे वर्ग में आते थे व्यापारी, जो व्यापार करते थे। आगे क्या कहते हैं ये कि जो चीन है, चीन में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। मतलब वहाँ पर एकल परिवार नहीं रहते थे, वहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली जो है प्रचलित थी। आगे पढ़ लेते हैं चीनी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। पहला पॉइंट है धार्मिक व्यवस्था। इसमें क्या है कि जो चीन के विद्वान थे वो एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी क्या होते हैं कि एक ही परमात्मा को मानने वाले। वह जनता कैसी थी? बहुदेववादी, यानी वो बहुत सारे देवताओं को मानती थी। दूसरा पॉइंट क्या है? देवी देवता। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे आकाश का देवता यंग, वायु तथा पृथ्वी का देवता चीन प्रमुख थे। यहाँ पर 2 प्रमुख देवता को मानते थे, यंग और चीन, जो आकाश, वायु और पृथ्वी के देवता थे। तीसरा पॉइंट है अंधविश्वास। चीनी लोग अंधविश्वासी थे। वो भूत प्रेत, अपशगुन, जादू टोने आदि में विश्वास करने वाले थे। अगला है दार्शनिक। चीन में कन्फ्यूशियस व लाओ त्से प्रमुख दार्शनिक थे, जिन्हें चीनी लोग कुंग-जू के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? कुंग-जू के नाम से। किसको? कन्फ्यूशियस व लाओ त्से को। आगे आता है बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी में जो है भारत से यहाँ बौद्ध धर्म भी काफ़ी मात्रा में प्रसार हुआ। मतलब क्या है कि जब 6ठी शताब्दी हुई तो भारत से बौद्ध धर्म चीन गया था, जिससे वहाँ बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार हुआ। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।